सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का जो सैंपल पेपर जो सीजीबीएसई बोर्ड ने डिक्लेयर किया है, वो जो जितने भी 2 या 3 सेट्स में दिए हुए हैं सैंपल पेपर, उसको अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था एक वीडियो में कि मैं आपके लिए दिवाली का एक गिफ्ट लेकर आऊंगा करके, तो उसमें से एक गिफ्ट ही है जिसमें आपको लास्ट 5 ईयर के सैंपल पेपर के अलावा जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी जो है हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? देखो, इससे फायदा ये होगा कि आपको एक आइडिया लगेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं, उससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और उन क्वेश्चंस को डील कैसे करना है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बोर्ड में अच्छा मार्क्स अगर लाना चाहते हो तो सबसे पहले आप लास्ट ईयर के सैंपल पेपर को बिल्कुल सॉल्व करना है। चैप्टर्स तो पढ़ने ही है, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर जो है आपको पढ़ के जाने हैं। इससे फायदा ये होता है, मैं पर्सनली आपको ये बोलूंगा कि आप सारे प्रीवियस ईयर के सारे सब्जेक्ट्स के पेपर को एक बार लास्ट 3 ईयर्स या 4 ईयर्स के पेपर्स को जो है अच्छे से सॉल्व करके जाना। इससे क्या होता है, जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है क्या होता है, काफी इंक्रीज होता है। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर इंक्रीज है तो आप क्या कर सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन पेपर आए उसको बड़ी आसानी से आप जो है टैकल कर सकते हो। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के आइडियाज जो है हो जाते हैं। तो ये जो वीडियो है इसको आप अपने फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। सैंपल पेपर के जो सीरीज आएंगे, इसके बाद और भी मैथ्स के, साइंस के और सोशल के तीनों के 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे, सैंपल पेपर्स भी रहेंगे। और इसमें आप इसको अच्छे से देखिए। और ये जो क्वेश्चन है, ये सैंपल पेपर जो है ये दोनों मीडियम्स के लिए रहेगा, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो मैं मिक्स लैंग्वेज यूज करूंगा। तो अभी तक के जितने भी वीडियोस थे वो ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम थे, लेकिन ये जो सैंपल पेपर का जो वीडियो होगा इसको आप लोग क्या करना है, आपके जो हिंदी मीडियम के जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ भी जो है शेयर जो है आपको करनी है, जिससे क्या होगा, उनका भी बेनिफिट जो है होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैथ्स का सैंपल पेपर। देखो, इस इसमें आपको क्या दिया है, इंस्ट्रक्शन वगैरह जो दिए हुए हैं ये इंस्ट्रक्शन आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आपको एग्जाम का जो टाइम ड्यूरेशन हो 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है आपकी इस बार 75 या 100 जो भी है इसके में इस बार चेंजेस होंगे उसके हिसाब से होंगे। उसके अलावा देखो, आपको कैलकुलेटर की अनुमति जो है नहीं है, मतलब आप कैलकुलेटर जो है यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा देखो, प्रश्न क्रमांक 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पार्ट ए जो है उसमें क्या है, आपके पास एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसके बाद जो बी पार्ट है वो आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। और जो सी पार्ट है उसमें आपको सही गलत सत्य असत्य या ट्रू फॉल्स जो है आपको बताना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके जो 6 तक रहेंगे वो क्या होंगे, बहुत छोटे प्रश्न होंगे जिसमें आपको 2 नंबर के लायक क्वेश्चन जो है मिलेंगे। उसके बाद 7 से 10 तक के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद 11 से 14 तक के जो पैटर्न होंगे उसमें आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे अभी इस पेपर में। उसके अलावा जो 15-16 जो है ये आपको मिलेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। उसके बाद 17 और 18 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 6-6 नंबर के जो है रहेंगे। तो आपको अपना प्लान इस तरीके से बनाना है कि 3 घंटे के पेपर में आपसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक के सारे क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। और आपके पास लास्ट के 10 से 15 मिनट भी बचे जिसमें आप क्या कर सको, रीचेकिंग जो है प्रॉपरली अच्छे से कर सको। वो खैर डिफरेंट पेटर है, मैं वहां पर आपको समझाऊंगा कि आपको एग्जाम से पहले क्या क्या चीजें करनी है और एग्जाम के टाइम में क्या क्या चीजें करनी है, जिससे आपका पूरा पेपर भी सॉल्व हो जाए, सही सही भी हो जाए और आपके पास प्रॉपर टाइम भी जो है क्या हो, बच जाए। तो देखो, पहले चलते हैं हम लोग एमसीक्यू पर, पार्ट 1 पर। तो देखो, प्रश्न 1 क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ये यहाँ पर CO आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपको क्या करना है, चूज करना है। तो देखो, क्वेश्चन क्या है, 9 - x² का शून्यक क्या होगा। शून्यक मतलब होता है जीरो। याद करो, जब पॉलिनोमियल पढ़े होगे, बहुपद पढ़े होगे, तो वहां पर हम लोग क्या पढ़े थे, जीरोस के बारे में पढ़े थे या शून्यक के बारे में पढ़े थे। तो जीरो से शून्यक क्या होता है, किसी किसी जो गिवन इक्वेशन होता है ना, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ये होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x-1 बराबर 0, और अगर मैं पूछूं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा या इसका जीरो क्या होगा या इसका शून्यक क्या होगा, तो आंसर है -1 इधर जाकर हो जाएगा +1। तो इसका शून्यक क्या, इसका जीरो होगा 1। तो शून्यक समझ में आ गया, किसी दिए गए बहुपद का, दिए गए पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन होता है उसी को बोला जाता है शून्यक। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है,
9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब भी आपको इसका शून्यक निकालना हो या किसी भी समीकरण का शून्यक निकालना हो, आप क्या करोगे, जो दिया गया पॉलिनोमियल रहेगा उसको आप जीरो से इक्वेट कर दोगे। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से ये जो माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाकर कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बचा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो इसके बाद जब आपको इसका शून्यक निकालना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ से जो है एक्स की वैल्यू को जब इधर भेज दोगे, स्क्वायर इधर जाकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो फिर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये जो 9 है ये प्लस माइनस 3 बन के जो है बाहर निकलेगा। तो प्लस 3 और माइनस 3 जो है क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ब या बी जो है होगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है वर्ग समीकरण, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको क्या निकालना है, विविक्तीकर, मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको याद करो डी का फॉर्मूला मैंने बताया था, डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी क्या होता है, जो यहाँ पर x का गुणांक होता है या x का कोएफिशिएंट होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो व्यापक जो रूप होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो कितना होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो a होता है, x के साथ जो रहता है वो b होता है, और जो लास्ट टर्म बचता है वो c होता है। तो जब आप इस समीकरण की तुलना इससे करोगे तो आपको a की जगह कितना दिखेगा, 2 दिखेगा। तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू कितनी हो गई 1, और c की वैल्यू कितनी हो गई -6, क्योंकि इसके सामने माइनस है। अब आपको जब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो इस फॉर्मूले में आपको रखना पड़ेगा। तो b के प्लेस में आप कितना रखोगे 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर -4। a के प्लेस में कितना रखोगे, a के प्लेस में आप रखोगे 2, फिर c के प्लेस में आप यहाँ कितना रखोगे, आंसर है -6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस। 6 4 जा 24, 24 2 जा कितना होता है 48, तो 48 और एक कितना हो जाएगा 49 जो है हो जाएगा, मतलब ये जो है आपका आंसर होगा। तो आप सैंपल पेपर को बिल्कुल करके जाना, मैं आपको स्पेशली बोलूंगा कि आप एक रफ कॉपी परचेज करो या एक कॉपी परचेज करो, और उसमें पूरे सैंपल पेपर के हर एक सब्जेक्ट के बना लो, और उसको एग्जाम से 2 दिन पहले आप पढ़ के जाना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है एग्जाम में आते हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से इसको जो है करिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हमको पूछ रहा है कि बिंदु 2, -6 किस चतुर्थांश में होगा। मतलब ये बोल रहा है कि एक पॉइंट्स हमको गिवन है 2, -6, ये बोल रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे होगा। तो देखो क्वाड्रेंट हमने पढ़ा था 4 होते हैं, एक हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, यहाँ हमारे पास वाई एक्सिस होता है, और ये जो दोनों लाइनें जो होती हैं ये क्या करती हैं, हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर काटते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और ये जो होते हैं ये किसी समतल को 4 भाग में डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो ये जो इधर वाला जो x होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इधर वाला जो y होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इधर वाला जो होता है ये हमेशा नेगेटिव होता है, और इधर वाला जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है। तो जो पहला चतुर्थांश होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वो हमेशा कैसा रहेगा, प्लस प्लस रहेगा। मतलब अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा और जिसमें दोनों संख्याएं कैसे रहेंगी, प्लस प्लस रहेंगी, तो कहां पर है आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आएगा। जैसे 2, 3, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि 2, 3 जो है कौन से क्वाड्रेंट पर आएगा, तो आंसर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर जो है आएगा। उसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आता है, तो हमेशा याद रखना जब भी आप किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट लिखो या उसके चतुर्थांश लिखोगे तो हमेशा पहले जो होता है वो एक्स एक्सिस वाला चिन्ह आता है, फिर बाद में वाई एक्सिस वाला आता है। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट पे ये वाला एक्स वाला जो माइनस है और वाई वाला प्लस है, इसीलिए इसका क्वाड्रेंट कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो गया, माइनस और प्लस। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो x भी माइनस है y भी माइनस है, दैट्स व्हाई ये माइनस और माइनस हो जाएगा। ये जो फोर्थ है, फोर्थ में देखो x एक्सिस पे कैसा है, पॉजिटिव है, y एक्सिस में कैसा है, नेगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस। अब आप इस कंसेप्ट के हिसाब से आप खुद देखो कि पहली वाली जो x की जो वैल्यू है वो प्लस है और y की जो वैल्यू है माइनस है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो आंसर है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y कैसा है, नेगेटिव है, तो इसका आंसर कौन होगा, द जो है या डी जो है होगा चतुर्थ है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सो देखो साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखो
आपने ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपकी लाइव क्लास ली थी तो मैंने बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में कोसेक थीटा जो है होता है। तो अब देखो इसकी वैल्यू जब आपको फाइंड करनी है तो आप यहाँ पर साइन थीटा की जगह साइन थीटा ही रखो, और ये जो कोसेक थीटा है, अगर आप यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहोगे तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन में साइन थीटा आएगी। तो कोसेक थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा कितना, एक। या तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या आप यहीं से डायरेक्टली कर सकते थे। कैसे, कोसेक थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना हो जाता, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो यहां से भी आप अपना आंसर बता सकते थे कि आंसर कौन सा होगा, ए होगा। अच्छा, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जो है ये आपका किससे है, ये मापन से क्वेश्चन, मेंसुरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का मान कितना होगा। मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द साइड ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब मतलब क्या होता है, एक ऐसा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, त्रिविमीय वस्तु जिसमें तीनों भुजाएं या तीनों साइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं या क्यूबॉइड बोलते हैं। तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्यूब है, तो क्यूब की स्पेशलिटी क्या होती है, इसके लेंथ, इसके ब्रेड्थ और इसके हाइट तीनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ का मान। तो संपूर्ण पृष्ठ का मान कितना होता है, तो ये आपको पता होगा कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का मान का फॉर्मूला जो है क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का संपूर्ण पृष्ठमान का 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो मान लो हमारे पास जो साइड है वो अभी ए है, तो साइड हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, 6। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 6 का स्क्वायर, क्योंकि साइड की वैल्यू तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अब आपके पास बाहर में भी 6 है, तो 36 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा 216। तो 216 वर्ग सेंटीमीटर जो है ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, 6a स्क्वायर जो है होता है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि फिल इन द ब्लैंक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, देखो एक बार हिंदी में पढ़ देता हूं मैं, उसके बाद एक बार इंग्लिश में जो है आपके लिए पढ़ दूंगा, ताकि दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स को क्या हो, बेनिफिट हो। जब दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तब समीकरण का निकाय खाली स्थान हल होता है। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय द टू इंटरसेक्टिंग लाइन देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज। तो देखो हमने जब ग्राफ पढ़ा था तो वहां देखे थे कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को, या दो समीकरणों या दो इक्वेशनों की जो लाइनें होती है, अगर वो किसी एक बिंदु पर क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, उस समय उसका सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन जो है होता है। यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, एक ही हल होता है उसका। कितना हल होता है, एक हल जो है होता है। यूनिक मतलब समझ सकते हो एक, या शुद्ध हिंदी में यूनिक को आप क्या बोलते हैं उसको एक बार थोड़ा सा देख लेना। तो कितना होगा, इस इक्वेशन के जो है यूनिक सॉल्यूशन जो है होंगे। उसके बाद आगे देखो, आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संस्था के द्वारा दी जाती है जिसे कहते हैं, देखो द आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइडेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू अ सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी और अ कंपनी इज नोन एज। देखो जब हम लोग टैक्सेशन वाला सिस्टम पढ़े थे तो मैंने वहां पर बताया था कि जो गवर्नमेंट होती है उसका एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है हर आदमी को या हर कंपनी को, हर सोसाइटी को एक अपना एक जो है कार्ड देता है। जैसे आप लोगों के पहचान के लिए आधार कार्ड है, उसी तरीके से वहां पर वो क्या करता है, एक कार्ड जो देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PAN जो है बोलते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर जो है देता है। तो आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, परमानेंट अकाउंट नंबर जो है होता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखो समरूप बहुभुज के संगत कोण खाली स्थान होते हैं, मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर पॉलीगॉन्स। अगर हमारे पास पॉलीगॉन्स हैं, सिमिलर पॉलीगॉन्स है, तो उसके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, सेम जो है होते हैं, सेम या इक्वल जो है होते हैं। ये इसका आंसर है, समान होते हैं लिखना है यहाँ पे। उसके बाद देखो किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़े थे, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया हमारा क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है, अच्छा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद देखो यहाँ पर आप लिखोगे वही चीज a प्लस एन माइनस वन डी, या यहाँ पर बोल सकते हो देखो किसी समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी होता है, और यही जो nth टर्म होता है इसी को हम लोग बोलते हैं l। l मतलब होता है लास्ट टर्म, मतलब आखिरी पद भी यही होता है और nth टर्म भी यही होता है, तो दोनों का मीनिंग यही होता है, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद देखो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, मतलब द लॉन्गेस्ट कॉर्ड नहीं कॉर्ड है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल इज इट्स डायमीटर, मतलब व्यास। जो किसी भी, जैसे मान लो ये सर्कल है, सर्कल हो गया मतलब वृत्त हो गया, तो जीवा या कॉर्ड किसको बोलते हैं, किसी सर्कल पर स्थित दो ऐसे बिंदु जिनको जोड़ने से एक लाइन मिलता है। तो ये देखो दो अलग अलग बिंदु हैं, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो इनको जो अगर जोड़ते हैं तो जो लाइन हमको मिलता है इसी लाइन को तो हम लोग कॉर्ड या जीवा बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा या कॉर्ड कौन सा होता है, तो आंसर उसका डायमीटर होता है, क्योंकि डायमीटर से बड़ा कोई और चीज जो है नहीं हो सकता, तो सबसे बड़ा उसका क्या होता है, डायमीटर होता है। आप हिंदी में इसको लिख सकते हो व्यास जो है होता है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है, देखो पार्ट सी में हमको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स जो है हमको बतानी है। तो ट्रू और फॉल्स देखते हैं। देखो पहला है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0 0। अभी मैंने ऊपर वाले एक एग्जांपल में जब आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं, तो मैंने वहां पर बताया था कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब वो इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका जो ओरिजिन होता है या जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के जो निर्देशांक होते हैं, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो पहला जो है कैसा है, सही है आपका। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, साइन 90 माइनस थीटा का मान टेन थीटा होता है, द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा। आंसर है ये नहीं होता, ये रॉन्ग है। वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ये एक्चुअल में आपका होता है कॉस थीटा होता है, ये याद रखना, ठीक है। चलो तो ये वाला सेकंड वाला आपका क्या हो गया, गलत हो गया, यहाँ टेन नहीं होगा, यहाँ कॉस होता। उसके बाद देखो दो विषम संख्याओं के वर्गों का योग सदैव सम होता है, मतलब बोल रहा है क्वेश्चन कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन। अब देखो अगर आपके पास कोई भी जो है दो ऑड नंबर है, जैसे लेट से अगर आपके पास 3 है और आपके पास 5 है, इन दोनों के वर्गों का योग क्या हमेशा एक इवन नंबर होगा, मतलब सम संख्या होगा। करके देखते हैं तो 3 3 जार कितना होता है 9, 5 5 जार कितना होता है 25। तो जब आप इसका एडिशन करोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, आंसर है ये हमेशा आपको एक इवन नंबर देगा, मतलब ये आपका क्या है, करेक्ट है। उसके बाद अगला है देखो दो समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। यहाँ पर देखो टू इक्वल कॉर्ड्स इन अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब इसको मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि ये बोलना क्या चाहता है। एक सर्कल है, ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग इसको समझते हैं कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। देखो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, वृत्त है, और बोल रहा है कि टू इक्वल कॉर्ड्स इन अ सर्कल, दो अगर बराबर बराबर क्या हैं, अगर हमारे पास कॉर्ड है तो क्या वो सर्कल के एंगल के साथ सेम एंगल बनाएंगी। तो मान लेते हैं ये हमारा वृत्त का केंद्र O है, यहाँ पर एक बिंदु है A, यहाँ पर एक बिंदु है B, तो यहाँ पर ये और ये क्या ये दोनों एंगल सेम बनाएंगे, तो आंसर है यस, ये हमेशा सेम एंगल जो है बनाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यदि ब्याज की गणना 6 माही आधार पर किया जाए तो गणना में दर दुगुनी एवं समय दुगुना कर लिया जाता है। इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड सेमी एनुअली देन द एनुअल रेट शुड बी टेकन 2 टाइम्स एंड द टाइम शुड बी डबल्ड। तो क्या अगर आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो है हर 6 मंथ में करते हो तो जो एनुअल जो रेट है उसको आप क्या हाफ कर देते हो और जो टाइम होता है क्या उसको डबल कर देते हो, तो आंसर है यस, हम लोग कर सकते हैं ऐसा। चलो अब आगे चलते हैं। देखो कोई प्रश्न नंबर 2 पर यहाँ पर हमको बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 का गुणनखंड कीजिए। इसका हमको क्या निकालना है, गुणनखंड जो है हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका गुणनखंड, देखो तो यहाँ पर एक चीज देख लो, ये जो क्वेश्चन नंबर जो 5th है ये थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर राइट है बोल दिया जबकि ये रॉन्ग है। अगर आप किसी ब्याज की गणना या इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अगर आप 6 मंथ के बेसिस पर करते हो तो जो आपका रेट है वो हाफ हो जाएगा और जो टाइम है वो डबल होगा। तो यहाँ पर इसने बोला कि दर भी दोगुनी हो जाएगी, मतलब रेट भी डबल हो जाएगा और टाइम भी डबल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको रेट को हाफ करना है और टाइम को जो है डबल करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5th क्या है आपका, रॉन्ग है।
उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हमको इसका गुणनखंड करना है, मतलब इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं देखो, तो सिंपल है, ये यहीं पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16 जो दिया है, क्या मैं इसको ब्रेक करके ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम लोग 4 की घात में 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। फिर इसके बाद देखो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है होता है। तो इसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4 जो है हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर है x माइनस 4 धन x प्लस 4। हो गया 2 नंबर। बिल्कुल आप इसको लिखोगे कैसे, जैसे अगर आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे कैसे, मैं एक बार हिंदी में लिख के बता देता हूँ, एक बार आपको मैं इंग्लिश में इसको लिखकर जो है या दोनों को एक साथ मिक्स करके जो है मैं बता देता हूँ कि आपको एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लिखना है। तो आपका फोकस होना चाहिए हमेशा एग्जाम के प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने पर, जो है आपका फोकस जो है होना चाहिए। कैसे लिखोगे आप इसको देखो, सबसे पहले तो आप लिखोगे गिवन दैट, मतलब हिंदी में लिखोगे दिया है, गिवन दैट, या हिंदी में आप लिखोगे तो दिया है करके लिखोगे। आपके पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 का गुणनखंड निकालना है। फिर आप यहाँ पर लिखोगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो है इसका फॉर्मूला होता है। तो फिर ये कितना हो जाएगा देखो, इसी फॉर्मूला के हिसाब से x माइनस 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 4 जो है हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे। प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है देखो, 7,3,21, ठीक है, ये हमारे पास नंबर है, का चतुर्थानुपाती हमको ज्ञात करना है। मतलब हमारे पास 7, 3 और 21 है, इसका हमको फोर्थ प्रपोर्शन जो है हमको निकालना है। तो हमको इसका फोर्थ प्रपोर्शन नहीं पता है, तो आप एक काम करो, लिखना माना कि चतुर्थानुपाती x है, और इंग्लिश में आप लिखोगे लेट द फोर्थ प्रपोर्शनल इज x। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट द फोर्थ प्रपोर्शनल इज x। जो फोर्थ प्रपोर्शनल है वो कितना है आपका x है। तो फोर्थ प्रपोर्शनल अगर x है तो हमको पता है किससे, समानुपात और अनुपात के कंसेप्ट से, कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 7:3, और समानुपात यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 21:x करके जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो देखो, ये हो जाएगा 7/3 इज इक्वल टू 21/x हो जाएगा। ये x इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा 3 इंटू 21। फिर यहाँ से हमको तो x चाहिए, तो ये जो 7 है जो इसको क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर जाकर इसको डिवाइड करेगा, तो 7 1 जार 7 3 जार, तो 3 3 जार कितना हो जाएगा 9। तो x का मान कितना आएगा, मतलब चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रपोर्शन जो होगा वो 9 जो है होगा। अब उसके बाद चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, एक बिंदु दिया है, एक पॉइंट हमको पता है 2,3, और दूसरा पॉइंट हमको पता है 2,7। तो मतलब मान लेते हैं कि एक पॉइंट है हमारे पास A यहाँ पर है, और इसका निर्देशांक, इसका कोऑर्डिनेट है 2,3, और दूसरा बिंदु है हमारे पास B जिसका कोऑर्डिनेट है 2,7। अब हमको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला जो लाइन है इसका हमको क्या निकालना है, मध्य बिंदु, मतलब हमको इसका मिड पॉइंट जो है हमको निकालना है। तो माना कि आप यहाँ पर लिखना कि लेट द मिड पॉइंट इज सी, और हिंदी में क्या लिखोगे, माना कि जो है मध्य बिंदु क्या है आपका सी है। तो सी के निर्देशांक कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आप लिखना निर्देशांक ऑफ या कोऑर्डिनेट ऑफ सी करके जो है लिखोगे। तो आप लिखना माना कि मध्य बिंदु जो है या मिड पॉइंट जो है वो पॉइंट है सी, और सी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, तो ये जो ए वाला जो वैल्यू है इसको आप मान लेना ये x1 है, और ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है। तो जब भी सेंट्रल पॉइंट निकालने बोलेगा, मिड पॉइंट निकालने बोलेगा, आप क्या करोगे x1 और x2 को जोड़ोगे, और यहाँ पर y1 और y2 को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे। तो कितना आएगा देखो, x1 की वैल्यू है हमारे पास 2, x2 की भी वैल्यू है हमारे पास 2, तो 2 + 2 अपॉन में 2, फिर यहाँ है 3 + 7 अपॉन में 2। तो कितना आएगा 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 अपॉन में 2 मतलब हो जाएगा 2, 7 और 3 10, 10/2 मतलब 5। तो मध्य बिंदु जो होगा वो कितना होगा 2,5 जो है इसका मध्य बिंदु जो है हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमको इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 90 - थीटा वाला कंसेप्ट जो है यूज करना पड़ेगा।
तो ये देखो सेक 90 माइनस सेक 70 डिग्री है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो तो सेक 90 माइनस 20 डिग्री, क्योंकि ये देखो ये जो हमारे पास जो एंगल है 70 डिग्री, इस 70 को ब्रेक करके हम लोग 90 माइनस 20 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 20 जाएगा तभी तो 70 बचेगा। इसी तरीके से एक वैल्यू को आपको चेंज करना है ना, या तो न्यूमरेटर की वैल्यू को, या तो अंश की वैल्यू को, या हर की वैल्यू को। मतलब या तो आप न्यूमरेटर की वैल्यू चेंज करोगे या डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज करोगे। उसी तरीके से यहाँ जो साइन है, इस साइन की भी वैल्यू को मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप इसी को चेंज कर सकते हो, कॉस को भी चेंज कर सकते हो। तो मैं साइन 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं जिससे 59 बचे? तो आंसर है, आप बोलोगे कि सर 31 माइनस कर दो, और नीचे वाली वैल्यू को आप सेम टू सेम रहने दो, तो ये हो जाएगा कॉस 31। अब ये देखो, ये सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला जब लगाओगे तो सेक 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा, तो थीटा की जगह भी 20 डिग्री है, ये हो जाएगा कॉसेक 20, और नीचे भी हमारे पास कितना बचेगा? कॉसेक 20। और साइन 90 माइनस थीटा का कितना होता है? आंसर ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और यहाँ भी आ जाएगा कॉस थीटा। ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, तो हमारे पास कितना बचा? 1 + 1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो देखो पहले 10 नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। सो हमको क्या यहाँ पर लिखना, आप दिया गया है या गिवन दैट वी हैव टू फाइंड, हमें ज्ञात करना है, आप बिल्कुल ऐसे लिखना, वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? दिया है कि हमें ज्ञात करना है पहले 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो माध्य कैसे? तो पहले 10 प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो माध्य बराबर कैसे लिखते हैं? देखो माध्य, या आप इसको इंग्लिश में लिखना मीन, इसको दर्शाते किससे हैं? एक्स बार से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ पर आपके पास जो भी संख्या है, संख्याओं का योग, और बटे में संख्याओं की कुल संख्या। तो यहाँ पर कितने हैं हमारे पास? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इन सबको ऐड करना है, और टोटल कितने संख्या है? 10। इससे डिवाइड कर देना, तो आप इसको जोड़ लेना, जो आएगा उसको 10 से भाग दे देना, आपका आंसर जो है आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? देखो समांतर श्रेणी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कितने पदों का योग 78 है? मतलब ऐसे कितने टर्म्स हैं जिनका जो समेशन है वो कितना होगा? 78 होगा। तो क्या आपको पता है कि कैसे कितने ऐसे टर्म हैं? तो आपको नहीं पता है कि कितने पद हो सकते हैं। तो जब आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करोगे? उसको अज्यूम करोगे। कैसे अज्यूम करोगे? मतलब माना, उसको मानोगे। तो माना कि यहाँ पर आप लिखना, मैं हिंदी में एक बार लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर आप लिखोगे, माना कि n पदों का योगफल 78 है। इंग्लिश में कैसे लिखोगे? लेट द सम ऑफ nth टर्म इज 78। इसका मतलब क्या है कि जो Sn है, Sn की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 78 है। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता होगा n/2 होता है, और 2a + n-1 × d = 78। अब इसको देखो, जो हमारे पास जो सीरीज गिवन है उसमें a के प्लेस में हम लोग कितना लिखेंगे? तो a के प्लेस में आएगा 24। तो यहाँ पर हो गया a = 24, और फिर कॉमन डिफरेंस, मतलब जो हमारे पास जो दोनों के बीच में जो सर्वानुपात होता है वो कैसे निकलता है? तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर कितना आएगा? आंसर है -3 जो है आएगा। तो यहाँ पर आप लिखना कि a की वैल्यू आपके पास है 24, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपके पास है -3। तो यहाँ पर तो हो जाएगा n/2 ही होगा। फिर यहाँ पे रखोगे 2, और a के प्लेस में आपके पास कितना आ जाएगा? आंसर है 24 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप रखोगे n-1, और d के प्लेस में कितना रखोगे? -3 रखोगे, और ये हो जाएगा 78। अब देखो ये जो 2 है इसको भाग कर रहा है, इधर जाकर इसको क्या करेगा? गुणा करेगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास n। 24 दूनी कितना होता है? 48। फिर यहाँ पर जब आप -3 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हो जाएगा -3n, और माइनस माइनस हो जाएगा +3 =
8 टू जार हो जाएगा 16, 7 टू जार हो जाएगा ये 156। ये जो 2 है ना, इसको जाकर मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया 156 हो गया। अब इसके बाद यहाँ बचेगा देखो n, और यहाँ बचेगा हमारे पास ये दोनों देखो प्लस में है, ये दोनों 48 और 3 दोनों प्लस में है, तो दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 48 और 3 मिलकर हो जाएंगे ये हो जाएगा 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 156। इसके बाद आप n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक वर्ग समीकरण जैसा दिख रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा। तो 3n स्क्वायर माइनस 51n यहाँ आ जाएगा माइनस 156 इज इक्वल टू 0। सबसे आप -1 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा प्लस 3n स्क्वायर, और यहाँ से आप 3 भी ले सकते हो। एक काम करते हैं हम लोग -3 सबसे कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि सब 3 के टेबल में आते हैं, 3 भी आता है, 51 भी आता है और 156 भी आता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, -3 सबसे कॉमन लिया, तो यहाँ हमारे पास बचा n स्क्वायर, और यहाँ बचा हमारे पास माइनस कॉमन लिए है ना, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ भी हम अच्छा ये तो ऑलरेडी प्लस था, सॉरी ये प्लस था, प्लस 51 था, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया था। तो ये माइनस के कॉमन जाने के बाद ये प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, देखो माइनस तो चलेगा तो यहाँ बचेगा प्लस, और यहाँ बचेगा 52 जो है हमारे पास बचेगा। अब इसके बाद देखो ये -3 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके खुद 0 हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ कितना बचेगा -17n, और यहाँ पर बचेगा +52 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप तोड़ो, ये किसमें किसमें टूटेगा, -13 और -4। देखो -13 तो -4 को जब जोड़ोगे तो -17 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो +52 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0। फिर यहाँ से आप n कॉमन लोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n-13। यहाँ से -4 कॉमन लोगे तो n-13 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से n-4 और यहाँ से n-13 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो एक वैल्यू आएगी n की 4 और एक वैल्यू आएगी n की 13। तो ये 4 सही आंसर है कि यहाँ पर जो है आपका 13 सही आंसर है। तो आप सीरीज को देखो, आप जब सीरीज को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ऐसे टर्म्स होंगे जिनका समेशन 78 है। तो ऑब्वियस सी बात देखो 24, 21, 18 ये तो ऑलरेडी 60 से ज्यादा समेशन इनका हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास जो आंसर आया है उसमें से सिर्फ 4 टर्म्स का ही समेशन कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो 13 नंबर तक के टर्म पे जाने की जरूरत नहीं, तो आप इसको छोड़ दोगे और लिखोगे कि फोर्थ टर्म जो होगा, 4 टर्म्स जो होगा उनका समेशन कितना होगा, 78 जो है हो जाएगा। अब चलते हैं देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। मतलब ये बोल रहा है कि इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 88, ठीक है, सर्कमफेरेंस जो है किसी भी सिलेंडर का, तो सिलेंडर कैसा दिखता है, देखो सिलेंडर ऐसा होता है ना। तो ये जो सिलेंडर है इसका जो बेस है, इसका बेस कैसा है, सर्कल है। तो सर्कल का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 88 है। मतलब सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, आंसर है 2 पाई r होता है। तो 2 पाई r की जो वैल्यू है वो 88 है, और इसका जो हाइट है, ये जो हाइट है सिलेंडर का ये है 10। तो हमको इसका वॉल्यूम जो है फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले तो आप लिखोगे गिवन दैट, या दिया है बेलन के व्यास की परिधि, मतलब आपको दिया हुआ है 2 पाई r इज इक्वल टू है 88। तो 2 पाई r को आप कैसे लिख सकते हो, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इंटू r, और ये हो जाएगा 88। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 44/7 इंटू r इज इक्वल टू 88। फिर यहाँ से r की जब वैल्यू निकालोगे तो ये 7 इसको डिवाइड कर इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, और ये 44 मल्टीप्लाई कर इधर जाकर डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा। तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो हेंस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज कितना होता है, आपको पता होगा पाई r स्क्वायर h। तो ये हो जाएगा 22/7, और रेडियस के प्लेस में 7 का स्क्वायर और हाइट के प्लेस में 10। तो एक 7 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा, 22 इंटू 7 इंटू 10। तो 22 इंटू 10 कितना हो जाता है, 220 इंटू 7। तो ये कितना आएगा, 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर जो है आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, आपको क्या करना है,
सिद्ध कीजिए विषम संख्याओं के वर्गों विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है। मतलब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास एक ऑड नंबर है तो उस ऑड नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे ना तब भी आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही जो है आपको मिलेगा। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा किसका, ऑड नंबर का। तो लेट से जो हमारे पास जो ऑड नंबर है वो है आपको पता होगा विषम संख्या का जो व्यापक रूप होता है वो कितना होता है, लेट द ऑड नंबर इज, जो हमारा ऑड नंबर है ना वो हमेशा कितना होगा, 2n+1 जो है इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। और n जो स्टार्ट होगी वो कहां से चालू होगी, 0 से, नेचुरल नंबर से होगी। तो ये हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है। लेट से ये a है और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2n+1। जब आप इसका स्क्वायर करोगे, मतलब क्वेश्चन ने बोला ना इसका वर्ग करने के लिए आपको बोला एक वर्ग जो होगा मतलब इसका स्क्वायर जो होगा, तो दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2n+1 का होल स्क्वायर। तो 2n+1 का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तो आंसर ये आ जाएगा 4n² a+b का होल स्क्वायर लगेगा ना। तो a²+b²+2 × a यहाँ पर आ जाएगा b। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 4n², 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये हो जाएगा 2 2 4n। फिर आप ध्यान से देखो ये जो 4n² है और ये जो 4n है इसको एक साथ रखते हैं और यहाँ रखते हैं 1 को। अब देखो इन दोनों से आपके क्या कॉमन निकल कर आएगा, इन दोनों से आपके पास निकलेगा कॉमन 2n। और जब यहाँ से 2n कॉमन निकलेगा तो यहाँ कितना बचेगा, 2n+2 बचेगा +1। अब ध्यान से देखो जो 2n जो होता है ना, 2n होता है ये व्यापक रूप होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, इवन नंबर का। तो सामने में आपके पास इवन नंबर है, पीछे आपके पास कुछ भी नंबर हो, जैसे मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, 2 की इस ब्रैकेट में कुछ भी डालूंगा, 1 डालूंगा तब भी इवन नंबर आएगा, 2 डालूंगा तब भी इवन नंबर आएगा, 3 डालूंगा तब भी इवन नंबर आएगा, 4 डालूंगा तब भी इवन नंबर आएगा। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है ना ये है आपका इवन पार्ट। और जब भी आप इवन में से +1 ऐड करोगे तो हमेशा क्या बनेगा, ऑड नंबर बनेगा। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना कि सिंस 2n जो होता है वो क्या होता है, एक सम संख्या होता है, इज अ इवन नंबर। यहाँ पर आप लिखोगे ये एक इवन नंबर है तो उसका किसी के भी साथ प्रोडक्ट करोगे वो भी इवन नंबर आएगा। और इवन नंबर में जब आप +1 कर दोगे तो यहाँ पर आप लिख देना कि इवन नंबर +1, सो इट विल बी अ ऑड नंबर। तो आपने a को एक नंबर लिया था, उसका स्क्वायर देखो आपके पास वापस से क्या आ गया, ऑड नंबर ही जो है आपके पास आ गया है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया है, गुणनखंड विधि द्वारा वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब हमको क्या करना है, ये जो हमारे पास एक इक्वेशन दिया है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है पहले, और फिर इसको हमको क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको जो है रूट्स जो है हमको निकालने हैं। रूट्स मतलब होता है जीरोस या शून्य, जो है हमको इसको शून्यक जो है निकालने हैं। तो लिखेंगे कैसे, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है करके। सो गिवन दैट, हिंदी में लिखना आप दिया है, सो गिवन दैट जो हमारे पास जो इक्वेशन है जो समीकरण है वो कितना है, देखो 10x-1 में x, यहाँ है हमारे पास 10x-1 में x और इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3। तो फिर ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा 10x, ये हो जाएगा 1 में x, ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो 1x और x का एलसीएम कितना आएगा, आंसर है x आएगा। और फिर ये जो x है इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होकर ये कितना हो जाएगा, 10x की घात में 2, फिर यहाँ बचेगा -1, यहाँ आ जाएगा -3x, इधर जाकर ये हो जाएगा 0। अब देखो ये जो एक से इसको डिवाइड कर रहा है, इधर जाके 0 को मल्टीप्लाई करेगा और खुद ब खुद 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 10x² -3x -1 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसको गुणनखंड विधि से हल करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है, देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है, 10। आखिरी टर्म हमारे पास कितना चिन्ह के साथ -1 साइन के साथ है -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया, -10 आया। अब आपको -10 को दो पार्ट में ऐसा तोड़ना है कि जिसको जोड़ने से कितना मिले, बीच वाली टर्म मतलब -3 मिले, और मल्टीप्लाई करने से कितना मिले, -10 मिले। तो ये कैसे कैसे टूटेगा, तो आंसर ये टूटेगा -5 और +2 में। आप करके देखो, दोनों को ऐड करो -3 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो -10 आएगा। तो ये हो जाएगा 10x² -5x + 2x - 1 इज इक्वल टू 0।
फिर फर्स्ट 2 से यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, 5x कॉमन निकलेगा और अंदर में बचेगा 2x माइनस 1। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, 1। अब आपको पता होगा कि जब आप फैक्टराइज करते हो तो पहले 2 से जो कॉमन निकलने के बाद जो बचा है वही चीज लास्ट के 2 से कॉमन निकालने के बाद भी बचना चाहिए। तो देखो इन दोनों से क्या चीज कॉमन दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है, इसके अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। फिर देखो इन दोनों से फिर से हमारे पास कितना कॉमन है, 2x माइनस 1 और यहाँ बचेगा हमारे पास 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू माइनस 1। फिर यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, हाफ आएगी और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1/5 जो है आएगी। तो ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का जो है आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अब एक हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग सेकेंड पार्ट के वीडियो में जो है आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर हो। मतलब ये बोल रहा है कि हमको फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, मतलब किसी भी कोन का हाइट निकालना। कोन दिखता कैसे, ये इस तरीके से आप लोग देखोगे, कोन इस तरीके से दिखता है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल हाइट और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस बोलते हैं। तो ये हमको निकालनी है और उसका वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना है, 550 है और उसका जो व्यास है मतलब उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 10 है। तो देखो सबसे पहले आप लिख लो गिवन दैट क्या क्या है आपके पास। तो यहां पर हम लोग देखते हैं गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ, मतलब अब लिखना दिया गया है किसका, आपके पास किसका वॉल्यूम दिया है, देखो आपको शंकु की आयतन दी है तो आप लिखना दिया है शंकु का आयतन कितना दिया है आपको, वॉल्यूम जो है 550 दिया है, उसका डायमीटर दिया है 10 है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, डायमीटर 10 है, हाँ। तो अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और हमको क्या निकालना है, तो इसका जो है हमको हाइट जो है निकालनी है। तो देखो आपको पता होगा कि शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है होता है। तो देखो अभी हमारे पास आयतन v की जगह कितना है, 550 है, यहाँ पर आएगा 1/3, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर के जगह आएगा 5 × 5 क्योंकि स्क्वायर है तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया और ये बचा h। अब आप यहाँ देखो जितनी भी चीजें जो इसको डिवाइड कर रही हैं, जैसे 3 इसको डिवाइड कर रहा है, इधर जाकर इसको मल्टीप्लाई करेगा, 7 भी इधर जाकर इसको मल्टीप्लाई करेगा और ये 22 जो इसको मल्टीप्लाई कर रहा था डिवाइड करेगा, 5 भी इधर आकर डिवाइड करेगा, 5 भी इधर आकर डिवाइड करेगा, तो h की वैल्यू हमारे पास ये आएगी। अब देखो ये हो जाएगा 5 1 जा और ये हो जाएगा 11 5 जा। फिर इसके बाद जब आप करोगे ये हो जाएगा 5 1 जा या आप हाँ 5 1 जा और फिर यहाँ पर आएगा आपके पास 5 2 जा 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 2 5 जा 5 1 जा, ये 1 जा है 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 22। अब ये देखो ये 22 और ये 22 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ 7 3 जा कितना आया, 21। तो उसकी हाइट कितनी है, 21 सेंटीमीटर जो है उसकी हाइट है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से जो बचा हुआ जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे और आगे सेकंड सैंपल पेपर के बारे में भी हम लोग डिस्कशन जो है करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।